हाँ जी, लास्ट में ERCP। स्टार्टिंग में कुछ हो गया था उसमें बेसिक्स अपना कि ERCP में बजट कितना रहना है, लगभग 72,000 करोड़। कौन से स्टेट के कॉर्पोरेशन पे? राजस्थान और MP। और फिनेंशियल कॉर्पोरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो 90% फंडिंग कर रहा है। तो ERCP प्रोजेक्ट क्या है, इसमें बजट और कॉर्पोरेशन किसका है, तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में था इसके ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में, उद्देश्य में इसमें लिखिएगा जिसमें लिखे पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति। ऑब्जेक्टिव्स में पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, ब्रैकेट में लिख देना आगे 17 डिस्ट्रिक्ट्स या 3.25 करोड़ पॉपुलेशन, 3.25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इसमें। पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति। तो पेयजल आपूर्ति की जो अप्रोच रहेगी वो कहां तक रहेगी, तो ब्रैकेट में वो लिख दीजिए 17 डिस्ट्रिक्ट्स और 17 जिलों में जो जनसंख्या के एक लगभग अनुमान बताया गया, वो बताया गया है 3.25 करोड़ पॉपुलेशन, 3.25 करोड़ जनसंख्या। तो जब ये पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन ईस्टर्न राजस्थान या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर ईस्टर्न राजस्थान, ब्रैकेट में 17 डिस्ट्रिक्ट्स या 3.25 करोड़ पॉपुलेशन। तो ये फैक्ट है, ये ब्रैकेट में लिख देना कि कितने जिले लाभान्वित होंगे, तब फैक्ट इसमें रहेगा 17 जिले। जैसे पहले इसमें आंसर हम क्या मानते थे, 13 जिले। पहले जनसंख्या में लगभग बताया जाता था कि राजस्थान का 40% जनसंख्या लाभान्वित होगी। अब वो 40% को आजकल उन्होंने एक काउंटिंग में देना स्टार्ट कर दिया कि लगभग 3.25 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान की इसमें लाभान्वित होगी। तो वो 40% फैक्ट यूज नहीं कर रहे, 13 भी अब यूज नहीं कर रहे, 13 की जगह कितना यूज हो रहा है, 17। तो ये पुराने वाले कुछ फैक्ट थे वो चेंज होकर अब ये हो गए, 13 का 17 हो गया। 40% को आजकल कितना लिखने लग गए, 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ पॉपुलेशन। अब इसमें 17 जिले कौन से हैं, तो जैसा ही कल मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाले 13 कौन से हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन 13 से जो अलग हुए हैं वो अपन निकाल लेंगे फिर। तो एक तो इसमें राजस्थान का जो एकीकरण वाला जो चरण आता है, पहला चरण मत्स्य यूनियन, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसके साथ आपको एक और ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर। तो ये एकीकरण के पहले चरण में तो नहीं था, लेकिन ABCD एंड सवाई माधोपुर, तो 5 जिले तो ये हो गए। फिर सवाई माधोपुर के जस्ट नीचे ये पार्ट आता है हाड़ौती। तो हाड़ौती का मीनिंग 4 जिले समझ गए आप, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट वो। तो ABCD सवाई माधोपुर यानी 5 और 4 हाड़ौती के कितने हो गए, 9। फिर एक था जयपुर और जयपुर के ईस्ट वाला था दौसा। एक था अजमेर, अजमेर के ईस्ट वाला था टोंक। तो 4 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, 2 तो डिवीजन हेडक्वार्टर हो गए, संभाग हो गए, और एक एक उनके ईस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट हो गए, जयपुर, दौसा, अजमेर एंड टोंक। तो इसमें ABCD 4, हाड़ौती 4 और जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक। तो 4-4 के ग्रुप में याद कर लो, 3 ग्रुप ये हो गए और एक लास्ट में याद रखो सवाई माधोपुर। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए इसमें, 13। अब 13 से बढ़ के 17 कैसे हुए, तो स्टार्टिंग वाले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर,
इनमें क्या कोई नया डिस्ट्रिक्ट बढ़ा है? दो बढ़े हैं, एक तो अलवर से खेरथल तिजारा और एक भरतपुर से डेग डिस्ट्रिक्ट। हाड़ौती में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस बार नए जिलों में कोई भी प्रभाव नहीं है। हाड़ौती संभाग है, इस बार नो चेंज रहा है। एक बीकानेर भी अनूपगढ़ हटने के बाद में नो चेंज रहा है। राजस्थान के सिर्फ दो ही संभाग ऐसे हैं जहाँ पे राजस्थान के नया जो पुनर्गठन किया गया, नए जिले जो बने हैं, उस पे दो संभागों पे कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें एक संभाग तो अपना उत्तरी संभाग है अनूपगढ़ हटाने के बाद, और एक अपना हाड़ौती संभाग। तो हाड़ौती संभाग में एज इट इज वही है 4 जिले। तो इसका मीनिंग है ऊपर वाले ABCD में दो चेंज हो गए, तो 13 और 2 15। और फिर क्या जयपुर और दौसा में क्या चेंज हुआ है? तो जयपुर में चेंज हुआ है, दौसा में कोई चेंज नहीं हुआ। जयपुर की ओर से एक ऐड हो गया कोटपुतली, कुछ पार्ट अलवर से भी मिक्स हुआ है बहरोड। तो वो कोटपुतली बहरोड एक चेंज ये हो गया। क्या अजमेर से अलग हुआ है? तो केकड़ी वाला तो वापस समाप्त हो गया, ब्यावर वाला अब भी है, तो इसका मीनिंग ब्यावर ऐड होगा। तो 13 में दो ABCD वाले में चेंज हुए हैं, दो ये जयपुर दौसा अजमेर और टोंक वाले में दो इसमें चेंज हुए हैं। तो टोटल चेंजेस इसमें कितने आ गए? 4 नए डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो वो 13 को अब हम कितना लिखते हैं? 17। तो आपने जो ब्रैकेट में 17 लिखे हैं उनका नीचे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि वो 17 जिले कौन से हैं। तो 17 जिलों को लिखने का तरीका आप एक तो ये लिख सकते हो ABCD। तो पहले तो इनका मीनिंग लिख दो। ABCD का मीनिंग यहाँ क्या लिया है? अलवर। फिर इसमें या तो जो नए वाले चेंजेस हुए हैं वो नीचे लिख देना स्टार लगा के। ये पहले ABCD का मीनिंग लिख दो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एंड सवाई माधोपुर। अब अलवर वाले से चेंज क्या हुआ है? एक नया बना है खेरथल तिजारा। भरतपुर वाले से चेंज क्या है? एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है डीग। तो इसका मीनिंग पुराने वाले 5 ABCD 4 तो ही हो गए, और एक सवाई माधोपुर भी लास्ट में इसमें। फिर एक हाड़ौती की ओर से इसमें अपने को एज इट इज वो के वो जिले लिखने हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर जयपुर वाले ग्रुप में जयपुर दौसा, इन्हीं में एक नया ऐड करना है अपने को, कोटपुतली बहरोड। तो इसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट ये, ऊपर वाले में न्यू डिस्ट्रिक्ट खेरथल तिजारा एंड डीग। लास्ट में अजमेर, टोंक, और अजमेर से अलग हुआ एक पार्ट ब्यावर। तो इसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट है ब्यावर। तो इनको 4 ग्रुप में लिख देना। एक तो ABCD एंड सवाई माधोपुर ग्रुप हो गए, एक हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक जयपुर दौसा, कोटपुतली बहरोड। एक अजमेर वाला अजमेर टोंक था, उसमें एक ऐड हो गया है ब्यावर। अब मैप में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आप ये देखोगे, ये लगभग वही डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के मिड से ईस्ट की तरफ है, मध्य से पूर्व की तरफ है। इस कारण पहले का इसका जो नाम था वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग था, हमने जो दिया था राजस्थान ने, ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट था ये। तो कैनाल प्रोजेक्ट, और कौन से राजस्थान के लिए? ईस्टर्न राजस्थान। इस कारण इसको बोला गया था ERCP प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा
ऑब्जेक्टिव्स में दूसरा, ये तो लिखा है पेयजल आपूर्ति। अब जिन जिलों को लिखा है इन्हीं जिलों को इसमें सिंचाई के लिए जलापूर्ति। तो नेक्स्ट में लिखो राजस्थान के पूर्वी जिलों, ब्रैकेट में वही काउंटिंग लिखना 17 जिलों, राजस्थान के पूर्वी जिलों को सिंचाई के लिए जलापूर्ति, इरिगेशन वाटर सप्लाई फॉर ईस्टर्न राजस्थान। राजस्थान के पूर्वी जिलों, ब्रैकेट में लिख देना 17th डिस्ट्रिक्ट, एज इट इज जो ऊपर लिखे हैं वही लिखना है। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की जगह इस बार क्या लिखना है, इरिगेशन। राजस्थान के पूर्वी जिलों को सिंचाई के लिए जलापूर्ति, ब्रैकेट में वही 17 डिस्ट्रिक्ट है वही है सेम। सेवन 17 डिस्ट्रिक्ट एंड इरिगेशन रीजन अगर लिखना चाहो सिंचित क्षेत्र। तो 2.8 लाख हेक्टेयर, लगभग 3 लाख हेक्टेयर के आसपास है। टोटल इरिगेशन कमांड एरिया एमपी का अगर मिलाएं तो 4 लाख हेक्टेयर, तो एमपी की ओर कम है, तो हम राजस्थान के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं इसमें। राजस्थान के पूर्वी जिलों या पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलापूर्ति, ब्रैकेट में 17 डिस्ट्रिक्ट्स और इरिगेशन कमांड एरिया 2.8 लाख हेक्टेयर। तो नया प्रोजेक्ट है तो पूछा जा सकता है, पुराने वालों में आईजीएनपी का ज्यादा बड़ा है 16.17 लाख हेक्टेयर। इसका मीनिंग ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, इसमें भी बांध खूब बनने, 2.8 लाख जो हेक्टेयर है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े एरिया में, क्षेत्र काफी बड़ा है, 17 जिलों तक है। आईजीएनपी का जो बेनिफिट मिल रहा है वो राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट 10 जिलों तक। तो इसका मीनिंग है कि अगर हम ये देखें कि आईजीएनपी इरिगेशन में कितना बड़ा है, तो लगभग इसको 5 टाइम मल्टीपल करोगे, 5 से गुणा करोगे तो भी उससे भी बड़ा निकलेगा फिर आईजीएनपी, लगभग 5, 5.5 या 6 के आसपास। तो इससे लगभग इरिगेशन कमांड एरिया में ईआरसीपी से आईजीएनपी काफी बड़ा प्रोजेक्ट। अगर ईआरसीपी में हम 20-26 बड़े बांध बनाने की बात कर रहे थे, तो 26 बड़े बांधों का इरिगेशन कमांड एरिया ये, और आईजीएनपी का इरिगेशन कमांड एरिया है, और 26 को लगभग 6 या 5 से मल्टीपल करो आप, तो इसका मीनिंग है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट जितना बड़ा बनाया जा रहा है उसको 5 टाइम मल्टीपल कर दो, 5 गुना बड़ा कर दो, उतना बड़ा अपना आईजीएनपी प्रोजेक्ट। तो इसका मीनिंग आईजीएनपी प्रोजेक्ट ईआरसीपी से इरिगेशन कमांड एरिया में कहीं बड़ा प्रोजेक्ट। फिर अगली विशेषता में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को यानी औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए भारत में अलग अलग जगह कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे अमृतसर दिल्ली कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जिसको हम डीएमआईसी कॉरिडोर कहते हैं। तो अपने राजस्थान में इस कॉरिडोर को ज़्यादा फेम मिली है क्योंकि ये हमारे यहाँ से गुजरता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंडस्ट्रीज को कनेक्ट कर कर और उनके प्रोडक्ट या उत्पादों को मुंबई तक पहुंचाना, क्योंकि मुंबई में इंडिया का वो पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या निर्यात करता है। तो अगर हम उन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए उनको पहुंचा देंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। किसी भी व्यापारी का व्यापार कब बढ़ता है, प्रोडक्ट तैयार करने से या उसको बेचने से, बेचने से। तो यही उद्देश्य है हमारा, कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको हम मुंबई पहुंचाएं, ताकि उनकी जहाँ डिमांड है वहाँ उनकी सप्लाई हो पाए। और जब तक सप्लाई चेन बेटर नहीं होगी तब तक इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं करेगी। तो सरकार ये चाह रही है कि हम डीएमआईसी कॉरिडोर को डेवलप करें, और डीएमआईसी कॉरिडोर जो मुख्य सड़क मार्ग हैं वो है। फिर इन्होंने तय किया कि जो मेन कॉरिडोर होगा उससे राइट साइड में जो कनेक्टिविटी और लेफ्ट साइड में जो कनेक्टिविटी है वो इस मेन कॉरिडोर से लगभग दोनों साइड में 150 एंड 150। तो टोटल इनका जो इन इफेक्टिव रीजन या इसका जो इन्फ्लुएंस जोन जो होगा, प्रभाव क्षेत्र जो होगा, वो लगभग 300 किलोमीटर तक इसका इफेक्टिव जोन होगा, जिसमें राजस्थान का अधिकांश एरिया कवर होगा। तो ये अपना डीएमआईसी कॉरिडोर होगा। तो इन्होंने कहा कि डीएमआईसी कॉरिडोर में आने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं इन जिलों के अंदर, जो हम 17 जिलों की बात कर रहे हैं, इनमें डीएमआईसी कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो पूरी तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगी,
क्योंकि कॉरिडोर तो पश्चिम में जोधपुर पाली तक भी विस्तृत है। तो क्या अभी लाभान्वित जिलों में जोधपुर पाली का नाम लिखा है अपन ने? लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो डीएमआईसी कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जिन इंडस्ट्रीज में पानी की रिक्वायरमेंट है उनमें भी पानी की सप्लाई होगी। तो ये पूरा कॉरिडोर तो आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपके टॉपिक दिया हुआ है अलग से, औद्योगिक विकास, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क, डीएमआईसी कॉरिडोर, राजस्थान में कुछ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है जैसे रीको, राजसिको, रूडा, आरएफसी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। उसमें से एक ये भी आएगा। तो ये डीएमआईसी के नाम से यहाँ तो हो सकता नहीं समझ में आए, तो ब्रैकेट में लिख देना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। तो डीएमआईसी क्षेत्र को जलापूर्ति, या इसको भी दूसरे रूप में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, औद्योगिक क्षेत्रों को जलापूर्ति। औद्योगिक क्षेत्रों में ब्रैकेट में लिख दो डीएमआईसी, यानी जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आते हैं उन क्षेत्रों को जलापूर्ति करना। तो वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज, ब्रैकेट में लिख देना डीएमआईसी। तो डीएमआईसी पूरा अलग से पढ़ोगे तब समझ में आएगा पूरा क्या है। तो वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज, ब्रैकेट में लिख दो डीएमआईसी, और पूरा नाम लिखना चाहो तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक क्षेत्र को जलापूर्ति, वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज, ब्रैकेट में डीएमआईसी, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। फिर नेक्स्ट है भूजल स्तर में सुधार करना। इसमें लिखे टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर, भूजल स्तर में सुधार करना। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 26 बड़े बांध बनने हैं। तो ये जो इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स हैं या जो बड़े बांध हैं, इन बड़े बांधों की संख्या जो कि बाद में लिंक दिए जाएंगे लगभग राजस्थान में 100 से भी अधिक साइट को। जैसे इन 26 बड़े बांधों से उन बांधों में जहां पानी सूख चुके हैं उन बांधों को सप्लाई करना, कुछ तालाबों को तालाब या टैंक को सप्लाई करना, या कुछ जो लेक्स या झील हैं उनको वाटर सप्लाई करना, या कुछ कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे, आर्टिफिशियल जो टैंक वगैरह उनको डेवलप किया जाएगा, उनको भी वाटर सप्लाई करना। तो बहुत सारे ऐसे जल भरण वाले क्षेत्र हैं नहीं जहाँ पानी का भराव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उन क्षेत्रों में भी पानी का डाइवर्जन करना भी इनका मुख्य उद्देश्य होगा। तो एक तो जहाँ बड़े बांध बनाए जाएंगे तो वहां सामान्य सी बात है कि पानी का रिसाव जमीन में भी होता है और ग्राउंड वाटर धीरे धीरे इंप्रूव होता है। और फिर जहाँ बड़े बांध बनाए गए हैं उनसे छोटे बांध जो सूख चुके हैं उनकी ओर वाटर का डाइवर्जन करना है, यानी पानी को अपवर्तित करना है। या जो अपन एक नाम लेते हैं लिंक प्रोजेक्ट, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, तो वो लिंक प्रोजेक्ट के रूप में इसको डेवलप करना है। तो इनका एक मुख्य उद्देश्य है जल का अपवर्तन करना। जल अपवर्तन का मीनिंग ये होता है कि जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसके रूप में इसको डेवलप करना है। जैसे कहीं पे पानी अधिक है
तो वहां के पानी को कहीं और डाइवर्ट कर दो। जैसे कई बार अपन नेशनल हाईवे पे चलते हैं, नेशनल हाईवे पे क्या चलता है कि ये 2 लेन रोड थी या 4 लेन थी, तो 4 लेन पे समस्या ये थी कि कुछ ऐसे पॉइंट दिए हुए थे जहाँ पे इंपोर्टेंट हाईवे यूं आपस में, और एक 4 लेन सॉरी एक क्रॉसिंग बन रही थी। अब इस क्रॉसिंग पे कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ से क्राउड बढ़ जाता है और दोनों तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि उसमें एक ओवरफ्लाई ब्रिज बना दिया जाए, यानी जिसके ऊपर से ट्रैफिक का लोड कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब निर्माण कार्य चलता है इस रोड के ऊपर, तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं कि साइड में से एक लिंक रोड निकाल दी जाती है, और यहाँ लिखते हैं कि निर्माण कार्य के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से बंद है, और यहाँ एक साइड में एरो करके उस पर लिख देते हैं डाइवर्जन, यानी उसको मोड़ देना। तो सेम वैसा ही इसमें होता है कि जहाँ नदियों के पास पानी एक्सिस होता है, बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां से उनके पानी को स्टोर करके, और जिन नदियों में पानी कम है या जिन लेक्स में पानी कम है, वहां से उस पानी का डाइवर्जन कर देना है, यानी किसी दूसरे से लिंक कर देना है। तो इसको रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, या जल का अपवर्तन करना, डाइवर्जन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट उद्देश्य ये रिवर लिंक प्रोजेक्ट ऑब्लिक वाटर डाइवर्जन। नदी जोड़ो परियोजना या जल का अपवर्तन करना। ज्यादा शुद्ध तो ये रहेगा, बाकी तो जल को मोड़ देना वो तो अजीब सा लगेगा शब्द, कि पानी को कैसे मोड़ोगे भाई। आयरन मैन को लोहा मोड़ते हुए देखा है। तो जल का अपवर्तन करना, डाइवर्जन ऑफ वाटर ऑब्लिक रिवर लिंक प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना या जल का अपवर्तन करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। पहले तो इसके मेन उद्देश्य ये दे के रखते थे, एक तो ये था पेयजल आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, और एक राजस्थान में सिंचाई करना, इरिगेशन वाटर सप्लाई। अब जो गवर्नमेंट ने एमओयू किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, अब इसमें कुछ पॉइंट बढ़ा दिए इन्होंने। अब इसमें कह रहे हैं डीएमआईसी कॉरिडोर अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों को जलापूर्ति करना, जहां बड़े बांध बनाए जाएंगे, इसका मीनिंग भूजल स्तर ग्राउंड वाटर है वो इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा जल का अपवर्तन करना, यानी ये जो 4-5 पॉइंट अपन ने काउंट करवाए आज के लिए, इसमें ऑब्जेक्टिव्स में ये लिखने लग गए। हो सकता है 2 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है कि डीएमआईसी सॉरी आरएसएलपी प्रोजेक्ट या ईआरसीपी प्रोजेक्ट की किन्हीं 2 उद्देश्य या किन्हीं 4 उद्देश्य या 5 उद्देश्य के नाम लिखे। एक आधा उद्देश्य आप इनमें और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि एक तो बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ करना, जैव विविधता को बढ़ाना, और एक वाइल्ड लाइफ को बढ़ाना। हालांकि बायोडाइवर्सिटी अपने आप में इतना बड़ा शब्द है कि उसमें बायोडाइवर्सिटी के साथ वाइल्ड लाइफ भी अपने आप आ जाता है। या यूं कर दीजिए कि पर्यावरण है उसको संरक्षित करना, और पर्यावरण के साथ दूसरा एक अलग पॉइंट है वाइल्ड लाइफ को बढ़ाना। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिखे हुए मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, तो लिखा हुआ नहीं है तो अपन भी मेंशन नहीं करेंगे इस। एग्रीकल्चर सिंचाई आ गया ना। कृषि के लिए क्वेश्चन क्या था? इसमें काउंटिंग यही करवानी होती है कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र अर्थात 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें लाभान्वित जिले उनके नाम लिखने थे। एग्रीकल्चर में लिखना था कि इनको 17 जिलों को पेयजल आपूर्ति होगी, फिर उनके नाम लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट पूर्वी राजस्थान को, और लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर में इससे सिंचाई होगी। तो 17 जिले उसमें भी वही हैं, तो वो वापस नाम नहीं लिखने। अब वहाँ किसी में भी एक में काउंटिंग भी लिख दो 17 जिले और लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर और 3.25 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित है, तो वो उसमें लिखना था। और जल वितरण कितना कितना होगा, यानी दोनों में पानी किस किस तरीके से डिवाइड होगा। पूर्वी राजस्थान के लिए ही पूछा था क्या, या फिर एमपी भी था? नहीं, प्रॉपर क्वेश्चन क्या था, क्या है वो तो आपको कल मैंने लिखवाया था। उसके बाद में कौन से जिले लाभान्वित होंगे। वैसे देखो टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट को और काउंट करते हैं तो 13 जिले वहां के अलग से हैं,
तो टोटल इसमें लाभान्वित जिले रहेंगे वो तो रहेंगे 30 डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन राजस्थान की ओर से लाभान्वित जो है, क्योंकि हम राजस्थान के सेंस में पढ़ रहे हैं इसको, तो लास्ट में टोटल लिखेंगे, इसमें जो कुल पानी है उसका वितरण ऐसे रहेगा। राजस्थान के हिस्से में 17 जिलों को और एमपी के हिस्से में कितने, 13 जिलों को लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया तो अपने को यही मेंशन करते हुए चलना है। और एमपी अगर और ऐड हो गया और सिर्फ आरएसएलपी प्रोजेक्ट है, तो इसका मीनिंग बाद में हमें लास्ट में दो फैक्ट लिखेंगे अपन, कि मध्य प्रदेश को पानी कितना मिल रहा है वो भी हम इसमें ऐड करके लिख देंगे फिर। और फिर मध्य प्रदेश के लास्ट में डिस्ट्रिक्ट भी लिखेंगे कितने जिले, तो इसका मीनिंग उनको भी ऐड करके लिख देंगे। लास्ट में मध्य प्रदेश का जो इरिगेशन कमांड एरिया है वो लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर, यानी लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर है, अपने वाला 2.8, टोटल मिलके लगभग 4 लाख हेक्टेयर से भी ऊपर है। क्योंकि आरएसएलपी पार्ट में तो वो भी आता है ना, रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट में तो राजस्थान के साथ किसको भी ऐड किया जाता है, एमपी को भी ऐड किया जाता है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक राजस्थान के अकॉर्डिंग ही डिमांड दी हुई है, तो फिर हमें सिर्फ राजस्थान के बारे में, यानी जो फैक्ट अभी आपको लिखवा रहे हैं यही मेंशन करना है। फिर ईआरसीपी वाले पार्ट में लास्ट में क्या था, डैम एंड बैराज। आरएसएलपी, बांध एवं बैराज। आरएसएलपी, डैम एंड बैराज प्रोजेक्ट्स, बांध एवं बैराज परियोजना। अब इसमें लिख देना प्रपोज्ड, प्रस्तावित। प्रस्तावित में एक तरफ डैम्स, एक तरफ बैराज। तो जो डैम्स या बांध बांध परियोजना है इसमें, एक तो अपने इसरदा डैम, इसरदा बांध किस नदी पे बताया था, सवाई माधोपुर, टोंक और आगे डेस करके साथ में लिख देना बनास नदी। इसरदा डैम, इसरदा डैम के साथ आगे डिस्ट्रिक्ट लिख देना सवाई माधोपुर, टोंक। मैंने आपको बताया था मेन बांध तो सवाई माधोपुर की तरफ है, लेकिन इसके कमांड एरिया में अब टोंक भी आ रहा है। तो पुराने नोट्सों में केवल सवाई माधोपुर ही लिखवाते थे, क्योंकि मेन कमांड एरिया सवाई माधोपुर था इसका। लेकिन अब एक्सटेंशन या विस्तार के कारण टोंक भी कवर हो रहा है। यहाँ से थोड़े अपडेट है नोट्स अपने, सवाई माधोपुर एंड टोंक, फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑन बनास रिवर, ब्रैकेट में बनास रिवर। फिर बनास के ऊपर सवाई माधोपुर में ही एक डैम और बनाया जाएगा जिसका नाम है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध में भी इसमें सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सवाई माधोपुर, ब्रैकेट में बनास। डूंगरी डैम, डूंगरी बांध, सवाई माधोपुर, बनास। ज्योग्राफी में और क्या क्या क्वेश्चन थे मेंस में, ध्यान है, एक ही बताया। स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सेल्फ स्टडी। अच्छा, तो स्प्रिंग बोर्ड वालों को इस बार इरिगेशन में दो क्वेश्चन बताए थे, एक तो आईजीएनपी बताया था और एक ईआरसीपी या आरएसएलपी बताया था, रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इसके बाद में जो बैराज प्रोजेक्ट है, बैराज में इसमें ज्यादा टारगेट किए हैं, जिसमें
एक है इसमें रामगढ़ बैराज, अब ऊपर बैराज लिखा हो तो मेरे हिसाब से बार बार बैराज लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक में लिख दो रामगढ़, रामगढ़ बैराज 12। इसमें नदी का नाम है कुल नदी। कुल, कुल यानी टोटल मत लिख देना, कुल यानी कुल नदी, कुल, कुल, बड़ा कु है कुल। अब ये शेखावाटी वालों की हमारी समस्या है बोलने में ज्यादा। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट में एक पार्वती करके, पार्वती 12 को क्रॉस करके हालांकि एक बार फिर एमपी जाती है। राजस्थान का जो हाड़ौती वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है। तो 12 में एंट्री करके फिर एमपी, फिर राजस्थान की ओर आके सवाई माधोपुर के पास चंबल में मर्ज होती। तो जैसे ये 12 से गुजरती है यहाँ से, उस समय इस पे एक बैराज बना है, या अभी तो छोटा डैम है, बैराज के रूप में डेवलप किया जाएगा उसको। अच्छा, नदी पार्वती इसका है महलपुर के नाम से। बैराज का नाम पार्वती नहीं है, नदी है महलपुर। महलपुर 12 ब्रैकेट में पार्वती। फिर इसमें एक नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज में है काली सिंध, कोटा में। तो कोटा ब्रैकेट में आगे रिवर का नाम लिख दीजिए काली सिंध। एक मेज बैराज, मेज बांध के रूप में भी आता है, इसको डेवलप करके बैराज के रूप में डेवलप किया जाएगा, यानी बड़ी यूनिट के रूप में बनाया जाएगा। बूंदी में है ये, अपने नाम से ही नदी है इसमें, मेज रिवर। एक बांध आता है राजस्थान में मेजा डैम, मेजा अलग है, मेजा कोठारी पे आता है। ये शायद बनास करवाई थी उस टाइम, बताया भी था मैंने आपको। तो ये हम लास्ट के कुछ डैम प्रोजेक्ट लिखेंगे उसमें वापस रिपीट होगा मेज और मेजा। तो ये मेज बैराज बूंदी में, और उसके बाद में बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर में एक बैराज डेवलप किया जाएगा जिसका नाम रहेगा निमोद, निमोद राठौड़। निमोद राठौड़ बैराज। सवाई माधोपुर। निमोद राठौड़ बैराज, सवाई माधोपुर ब्रैकेट में बनास। इसका मीनिंग सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं बनास के ऊपर। दो बांध बन रहे हैं, दोनों के दोनों बनास में। 5 बैराज में से एक बैराज जो बनास पे, यानी टोटल जो स्टार्टिंग प्रथम चरण में जो 7 यूनिट बन रही है, उन 7 में से 3 यूनिट आपके किस पर हैं, बनास पर, जिसमें 2 डैम प्रोजेक्ट हैं और एक बैराज यूनिट। और तीनों के तीनों जो बनास में हैं, वो तीनों के तीनों किस साइड पे हैं, सवाई माधोपुर। जैसे इसरदा सवाई माधोपुर, क्योंकि मेन कैचमेंट एरिया इसका सवाई माधोपुर है। डूंगरी बांध ये सवाई माधोपुर, और लास्ट में निमोद राठौड़, तो निमोद राठौड़ ये सवाई माधोपुर। लास्ट में इसमें अदर फैक्ट्स, अन्य तथ्य।
RSLP कुल सिंचित भूमि। चार लाख हेक्टेयर। तो इसमें टोटल जो इरिगेटेड लैंड जो रहेगी, कुल सिंचित भूमि जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 4 लाख हेक्टेयर। RSLP बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट या कुल लाभान्वित जिले। RSLP और आगे डेस्क करिए टोटल बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स और आगे लिख दो 30। आगे ब्रैकेट में इन विच राजस्थान स्टेट 17th डिस्ट्रिक्ट एंड MP 13 डिस्ट्रिक्ट्स। आगे ब्रैकेट में लिख देना जिसमें राजस्थान में 17 जिले एवं मध्य प्रदेश में 13 जिले। RSLP में कुल जल उपयोग। यहां से भी लिख सकते हो RSLP जल वितरण, RSLP वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अलग अलग लिख देना। जल उपयोग में भी आप राजस्थान के डेटा और MP के डेटा अलग अलग करके लिख सकते हो कि वाटर यूटिलाइज है या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। जल उपयोग है वो इस तरीके से राजस्थान 4102 MCM, MP है वो 3120 MCM। मिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये MCM जो यूनिट होती है उसको मिलियन क्यूबिक मीटर बोलते हैं। जो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर होती है उसमें भी लाखों की संख्या में यूनिट्स होती हैं पानी की लीटर्स में। तो लाखों यूनिट्स होती हैं तो इसका मीनिंग है उसको बड़ी यूनिट के अंदर MCM यूनिट लिख दिया उसको। और अगर उसको ही लीटर यूनिट में लिखना होता है क्योंकि लिक्विड को अपन जनरली लीटर में मापते हैं, तो लीटर में लिखना होता तो यहाँ डिजिट बहुत बड़ा होता, करोड़ों में अरबों में यूनिट जाती है आपके। इस कारण इन्होंने डिजिट छोटा रखा और आगे यूनिट बड़ी कर दी। जैसे यहाँ से त्रिवेणी बत्ती पे जाना हो तो आपको मीटर में जब बोलना पड़ता है तो आप कहते हो कि लगभग 1500 मीटर बाद में त्रिवेणी। तो यूं लगता है जैसे कोई हजारों किलोमीटर हो कि 1500 मीटर। एक व्यक्ति कहेगी मात्र 1.5 किलोमीटर त्रिवेणी बत्ती, तो किलोमीटर में आपको कितना बोलना पड़ा? मात्र 1.5। लेकिन जैसे ही मीटर में बोला तो आपको यूनिट कितनी लिखनी पड़ी? तो इसका मीनिंग आप आगे इकाई कैसे लगाते हो उसके अकॉर्डिंग डेटा लिखा जाता है। अगर आपने आगे इकाई बड़ी यूज किया तो डेटा आपको छोटा लिखना पड़ेगा फिर। तो इन्होंने MCM जो यूनिट है वो इसलिए लगाई है क्योंकि ये बड़ी यूनिट को इंडिकेट करती। जैसे अपने खनन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्खनन करते हैं अपन, तो पेट्रोलियम का उत्खनन कभी पेट्रोलियम को अपन लीटर में नहीं देखते, उसमें लिखा हुआ रहता है बैरल यूनिट्स। कि राजस्थान के अंदर लगभग 1.5 लाख बैरल यूनिट पेट्रोलियम एक दिन में उत्पादित होता है। तो 1.5 लाख बैरल यूनिट एक दिन में उत्पादित होता है। अब इसको अगर आपको लीटर में बोलना पड़े तो इसको 158 से मल्टीपल करो आप, तो ये भी करोड़ों में अरबों में जाएगी यूनिट आपके।
तो इसका मीनिंग है कि उतना बड़ा डिजिट नहीं लिख के हमने इजी बना लिया कि ये लिख के और उसके आगे यूनिट लीटर में नहीं दे के हमने किस में दे दिया, बैरल। क्योंकि एक बैरल यूनिट की कितनी 158 मीटर कैपेसिटी होती है एक बैरल के अंदर। ये जो नहीं आते कई बार अपने पेट्रोल वगैरह के ड्रम आते हैं ना इस तरीके का, जिसमें लगभग 160 लीटर के आसपास की क्षमता होती है, 158। इसका ये मापन की सिर्फ एक इकाई है, जिसका मीनिंग वहां समझ में नहीं है तो अलग से लिख दो मिलियन क्यूबिक मीटर। मिलियन क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से ये लास्ट वाले, जैसा अभी आपने कहा कि आरएसएलपी है, उस आरएसएलपी के लाभ बताइए। अब हमने ऊपर जो डेटा यूज किए थे राजस्थान वाले, अगर वो राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं पूछ के सिर्फ आरएसएलपी के पूछ रहे हैं तो उसमें आप ये डेटा इस तरीके से बताने फिर कि राजस्थान को, सॉरी, इससे पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का वैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट आता है, उत्तरी पश्चिमी भाग। वो हालांकि राजस्थान से आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान के कौन से भाग पे एमपी की बाउंड्री आती है, राजस्थान के साउथ और ईस्ट में आती है। तो इसका मीनिंग यहाँ से एमपी फैला हुआ है इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद में ऊपर यूपी आ जाएगा। तो एमपी इस तरीके से फैला हुआ है, तो एमपी का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा, नॉर्थ वेस्ट एमपी। क्योंकि हमारा जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है उसी क्षेत्र के आसपास ये डेवलप होगा। तो इसका मीनिंग मध्य प्रदेश के ये वाले जो 13 जिले होंगे जो निकटतम रहेंगे राजस्थान के साउथ ईस्ट की तरफ, या राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट के जो टच में रहेंगे वो जिले लाभान्वित होंगे इसमें। तो एमपी का नॉर्थ और वेस्ट पार्ट इससे लाभान्वित रहेगा। तो उसमें सिर्फ इतना सा पार्ट जो आपको जो सामान्य समझ है उसके आधार पर लिखना होगा कि पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तरी पश्चिमी एमपी लाभान्वित होगा, जिसमें दोनों राज्यों से कुल 30 जिले लाभान्वित हैं। इसमें वाटर का जो यूटिलाइजेशन है सिंचाई के रूप में वो राजस्थान, सिंचाई या जल का जो उपयोग है वो राजस्थान लगभग 4102 MCM यूनिट यूज करेगा, और जबकि मध्य प्रदेश इसमें 3120 मिलियन क्यूबिक मीटर यूज करेगा सिंचाई के रूप में। तो इसका मीनिंग है उसको किसी में भी एक जगह लिख देना, सिंचाई में या टोटल वाटर यूटिलाइजेशन में। फिर बाद में भूजल स्तर में सुधार करना जो दोनों राज्यों में सेम रहेगा, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट टारगेट नहीं किया गया। राजस्थान में इसमें अनुमानित जनसंख्या जो लगभग, क्योंकि एमपी का डेटा जनसंख्या में नहीं दिया है, सिंचित भूमि में दोनों का बताया गया है, लगभग कमांड एरिया 4 लाख हेक्टेयर, जिसमें राजस्थान की ओर से डेटा मैंने आपको लिखवाया था 2.8। यहाँ पे भी लिखा है क्या अपन ने, ये जो हाँ लिखा ना इसमें 4 लाख हेक्टेयर। तो ये कुल सिंचित भूमि है राजस्थान का, हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है अलग से। ये यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो राजस्थान में 2.8 लाख हेक्टेयर, ये राजस्थान में। तो राजस्थान के पीछे मेंशन करवा दिए हैं मैंने। तो एग्जाम में इसका एक पुराना क्वेश्चन है जो आप पुराने क्वेश्चन पेपर निकालते हो उसमें दिया हुआ है कि ERCP प्रोजेक्ट राजस्थान के 13 जिलों को लाभान्वित करेगा। तो ये उस समय ये बात ठीक थी। दूसरा था कि इसमें राजस्थान में 26 कुल बड़े बांध बनाए जाएंगे, तो 26 बड़े बांधों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब ये 26 वाली जो काउंटिंग है इन्होंने बंद कर दी। अब ये इन्होंने कहा कि हम इतने यूनिट बनाएंगे और उस यूनिट को अप्रोक्सीमेट 26 या इससे अधिक बड़े बांध बनेंगे जो राजस्थान की 100 से अधिक वाटर यूनिट्स को वाटर सप्लाई देंगे। यानी इसमें टोटल जुड़ने वाले बांधों की संख्या लगभग 128 से 129 वाटर यूनिट्स हैं। जो पहले हम 26 बाद में अशोक गहलोत जी के समय बात करने लग गए थे लगभग 54 या 56, फिर उससे बढ़ के हम काउंटिंग अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 79, फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही 89, और बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि लास्ट में डिटेलिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR जब बनेगी उसके बाद बताएंगे फाइनलाइज कितना है। तो फाइनलाइज लगभग 129 वाटर यूनिट है अभी तक, लेकिन उसमें भी बढ़ सकते हैं। तो वो टोटल तो मत लिखना कितनी जगह वाटर डाइवर्जन हो गया, टोटल जुड़ने वाली वाटर यूनिट्स कितनी होंगी वो नहीं लिखना इसमें। तो ये उस समय ये फैक्ट ठीक था। फिर कि राजस्थान में इसमें टोटल इरिगेशन कमांड एरिया जो पहले था वो अब भी वही है कि कुल सिंचित भूमि राजस्थान में 2.8 लाख हेक्टेयर, लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक। फिर एक पॉइंट दिया हुआ था कि केंद्र सरकार इस परियोजना में 90% फंडिंग
सेंटर की है और 10% राज्य की है। तो उस समय ये तय नहीं हुआ था, सेंटर फंडिंग करने को तैयार नहीं था। तो उस समय पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, तो उसमें कहा कि हाल ही में सेंटर ने इसके लिए 90% का अप्रूवल दिया है, शेष 10% राज्य को देना होगा। तो वो अप्रूवल सेंटर की ओर से नहीं आ पा रहा था, और कारण बार बार न्यूज़पेपर में चर्चाओं में थी। तो एग्जामिनर यही चाहता था कि जिस जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में वो पॉइंट वो गलत लिख दो। क्या उसको गलत निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते? अब स्टूडेंट्स को ये लगता है इतने सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, तो इन फैक्ट के बारे में भी नहीं पता कईयों को। तो कईयों को लगता हो सकता है ये इरिगेशन कमांड एरिया गलत लिखा हो। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ करने वाला क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर में चर्चाओं में क्यों थी, कि फंडिंग नहीं मिलने के कारण चर्चाओं में थी, जबकि इसमें था कि फंडिंग कर दी है। अब कई एग्जाम देने आते हैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो उनको लगता है कि हो सकता है 15 दिन पहले ही फंडिंग मिल गई हो सकता है अपने माइंड से स्किप हो गया हो ये डेटा। तो उस समय तक ये बात गलत थी, लेकिन अब ये स्टेटमेंट ठीक है, ये इरिगेशन कमांड एरिया भी ठीक है। क्या 26 बड़े बांध वाली बात ठीक है? नहीं, वाटर यूनिट्स बढ़ गई हैं इसमें बहुत ज्यादा। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले ठीक था। क्या 13 जिले लाभान्वित होंगे? अब उनकी काउंटिंग बढ़ गई, 17 हो गए। जिले तो वही हैं लेकिन उनमें से नए बन गए हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ ये फैक्ट भी लिखना गलत है। तो इसका मीनिंग किसी टाइम गलत ये था और अब गलत फर्स्ट और सेकंड है। अब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ठीक हो गया है। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर निकालते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान दें कि वो उस समय ठीक क्यों माना गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हटा ही दें आप, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में वो ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट कैनाल। देखो इसमें ईआरसीबी में चेंजेस टाइम के साथ थोड़े बहुत और भी होंगे, तो इसमें 3 या 4 लाइनें नीचे खाली छोड़ दीजिए। हो सकता है कोई दूसरा चरण और आ जाए, कुछ बांध इसमें और बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हर बजट में कुछ ना कुछ रखेगी इसमें। जैसे अभी 2025-26 के बजट में इतने बताए इन्होंने और कहा कि ये 2030 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2030 तक हो सकता है कोई ऐसी बात ये नहीं करें जब तक ये कंप्लीट नहीं हो। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट नेक्स्ट बजट में कह देगी कि हम इसमें एक डैम और एक बैराज और बढ़ा रहे हैं। तो वो चेंजेस इसमें कभी भी होना पॉसिबल है। तो ये अपडेट आपको करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सर कल के पेपर के बारे में बताओ कैसा था? मेरे को खुद को ही नहीं पता, इन्होंने एक क्वेश्चन बताया है। आरपी से शायद 1-2 दिन बाद अपलोड करती है, तो उसके बाद बताएंगे। और आप में से किसी के पास अगर क्वेश्चंस हो तो डिस्कस अपन अब कर लेंगे। सर जल को मापा कैसे जाएगा? 4102 MCM यूनिट को मापा नहीं जाएगा कि वो डैम जो बनाया जाएगा उसकी क्षमता इतनी बनाई जाएगी। भाई आप जो टंकी है आपके घर में बनाते हैं, तो अपन वो कहते हैं ना, भाई मिस्त्री को कहते हैं कि 6000 लीटर वाली क्षमता बना देना। तो 6000 लीटर वो दूध वाला लीटर ले लेके यूं डाल डाल के देखता है क्या उसमें कि 6000 लीटर हो गया? किस हिसाब से बनाता है बताओ? वो मापता है, आयतन निकालता है उसका, कि भाई इतनी चौड़ाई में और इतनी लंबाई में और इतनी डीप में जब बनेगी तो ये लगभग 5000, 6000, 8000 लीटर बनेगी। तो उसका जो आप मैथ में आता है ना अपना आयतन निकालने वाला एक टॉपिक, तो उस हिसाब से बनाते हो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके। अब ये डैम को अब ये इनसे पूरे जीवन नहीं मापा जाए इतना पानी। और पता चले कि एक बैठा बैठा यूं माप रहा है, हलवाई की तरह बार बार यूं डाल रहा है कि 1 लाख लीटर, 1 लाख 1 लीटर, और बाद में इतने में कोई कहे चाय आ गई, गिनती बराबर। भाई कई बार नहीं होता, दुकानदार जिसको पैसे देते हैं वापस वो छुट्टे वापस करके देता है, फिर उसको बीच में पूछ लेते हैं ये भाई साहब ये नया सामान आया है, वो गुस्से से देखते हैं, एक बार पैसे गिनने दोगे? तो ये लास्ट वाला पॉइंट नंबर 7 है या 8? 8। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट।
नर्मदा नहर परियोजना। इसमें लिखेगा अशोक गहलोत जी के समय राजीव गांधी सिद्धमू कैनाल ओपन हुई थी 2002 में। 2003 से 2008 के बीच में वसुंधरा राजे जी आए थे, उनके समय में स्टार्ट हुई थी नर्मदा 2008 में। तो निर्माण कार्य उस समय बीजेपी गवर्नमेंट के समय हुआ था इसका मुख्यतः। तो स्टार्टेड इन 2008, शुरुआत 2008। ये एक बहुउद्देश्य परियोजना है जिसमें शामिल राज्य। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा इट्स ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये एक बहुउद्देश्य परियोजना है। यह एक बहुउद्देश्य परियोजना है जिसमें शामिल राज्य। इट्स ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन विच कवर्ड स्टेट्स या इंक्लूडेड स्टेट्स। और आगे डेस करके स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो नर्मदा के जो कमांड एरिया है, यानी नर्मदा नदी जहां से बहती है उसके कमांड एरिया में एक तो वो आती है मध्य प्रदेश से। यानी एमपी स्टेट के बाद में उसका एक बड़ा हिस्सा आता है गुजरात में। गुजरात के बाद में उसका बाकी का हिस्सा होता है महाराष्ट्र में, कुछ आंशिक हिस्सा महाराष्ट्र में, लेकिन लास्ट में फाइनली वो गुजरात के अंदर आके और खंबात की खाड़ी में समाप्त होती, जहां अपने माही नदी और साबरमती। एक वो राज्य जहां से नदी नहीं बहती, क्योंकि नर्मदा नदी को हमने राजस्थान में कवर नहीं किया है। राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा कोई नाम नहीं था, अपवाह तंत्र में कोई नदी नहीं थी नर्मदा। तो इसका मीनिंग ये तो तय है कि राजस्थान राज्य में से नदी नहीं आती। तो राजस्थान की ओर तो सिर्फ इसके पानी को डाइवर्ट किया गया, अपने तक पहुंचाया गया शुष्क क्षेत्र या डेजर्ट एरिया में मोस्टली कवर्ड एरिया जालोर और कुछ पार्सली पार्ट बाड़मेर। तो इसका मीनिंग हमें सिर्फ सप्लाई दी। तो हम उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है। उस नदी का हमें वैसे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हमें उस कैनाल का फायदा है। तो नर्मदा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में राजस्थान भी शामिल है। तो अपने को लगता है मैप बनाएंगे तो उसमें अपने को ये लगेगा कि एमपी कहाँ से आ गया। एमपी में क्योंकि मैप में हमने गुजरात से इंडिकेट किया हुआ है सरदार सरोवर डैम से, कि इसमें महाराष्ट्र ये कहाँ से आ गया, ये भी नहीं आना चाहिए था। तो इसका मीनिंग ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसमें सभी स्टेट जुड़े हुए हैं, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिलता है। नर्मदा के ऊपर जब भी कोई विवाद होता है तो उस विवाद में चारों राज्य शामिल होते हैं। ये सामान्य सी बात है कि एक घर में बंटवारा हो रहा है, बंटवारे में 3 भाई लड़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग हर घर का सदस्य उसमें शामिल हो चुका है। तो उसी तरीके से जब भी इसके ऊपर कोई विवाद होता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अंदर इसमें यह किया गया था कि नर्मदा एक बहुत बड़ा बहुउद्देश्य परियोजना एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में जब स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में इसके ऊपर 29 जो इसके लार्ज डैम थे, बड़े डैम थे, वो प्रस्तावित किए गए कि 29 बड़े बांध बनेंगे नर्मदा पे, जो नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। तो नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का हिस्सा मात्र ये नहीं कि नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही है, इसमें सरदार सरोवर डैम, इसमें ओमकारेश्वर डैम और भी बहुत सारे इसमें छोटे मोटे डैम हैं। तो गवर्नमेंट ने 29 बड़े बांध और लगभग 450 छोटे बांध इसमें प्रस्तावित किए। छोटे बांध सारे नर्मदा पे नहीं बनने थे। नर्मदा में बहुत सारी नदियां आके मर्ज होती हैं पहाड़ों से, तो उन छोटी छोटी नदियों पे भी छोटे छोटे डैम बनना प्रस्तावित थे। तो लगभग नर्मदा एंड ट्यूबट्रीज के ऊपर लगभग 500 के आसपास बांधों का प्रस्ताव था। और 500 बांध अगर बना दिए जाते तो फिर आगे खंबात की खाड़ी में शायद हम नर्मदा को कभी पढ़ते ही नहीं, क्योंकि नर्मदा पहले ही बांधों में रोक ली जाती, उसकी ट्यूबट्रीज उसके नर्मदा तक नहीं पहुंच पाती, तो नर्मदा पे भी शायद हो सकता है ये 29 बड़े डैम बनते ही नहीं। तो महाराष्ट्र से एक प्रमुख पर्यावरणविद है जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए। उसमें एक बड़ा नाम आता है मेगा पाटकर, जिसको मेगा पाटेकर भी कहते हैं। नाना पाटेकर से कोई रिलेशन नहीं है उनका। तो मेगा पाटकर ने एक आंदोलन छेड़ा 1985 के अंदर।
आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसके तहत उन्होंने जल सत्याग्रह भी किया है कई बार, यानी नर्मदा के जहाँ पे पानी कम होते हैं वहां जाके खड़े होते हैं पानी में दिन भर। तो ऐसा गवर्नमेंट को कई बार उन्होंने ऐसा प्रयास किया और गवर्नमेंट उसमें मानी भी है, और नर्मदा के इन्होंने अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया, यानी 29 बड़े बांध इस पे बने ही नहीं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट इसमें बनाए गए जो जरूरी थे। 450 डैम में से अधिकांश डैम इसमें से हटा दिए गए। इसका नर्मदा नदी आज भी अपने को बहती हुई दिखाई देती है और आज भी एक इम्पोर्टेंट रिवर्स में शामिल है। अगर ये प्रोजेक्ट 1985 के बाद अगर सक्सेस हो जाता तो नर्मदा नदी अभी तक सिर्फ किताबों में ही बसती, या फिर बसती बांधों तक, बाकी उसका जो एक्चुअल फ्लो था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता। तो अपन ने जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिखा है उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सिर्फ ये एक हिस्सा है नर्मदा नहर परियोजना, और ये नर्मदा नहर जो गुजरती है वो गुजरती है सिर्फ गुजरात और राजस्थान। तो हमने ये लिखा है कि ये एक बहुउद्देश्य परियोजना है, यानी उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो ये था, इतने सारे प्रोजेक्ट इसमें बनने तय थे। तो इसमें जो शामिल राज्य हैं इसमें उन सब के नाम लिख दीजिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इट्स ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन विच कवर्ड स्टेट या इंक्लूडेड स्टेट्स मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इसमें कई बार ये लाइन आती है कि नर्मदा जो नहर परियोजना है वो राजस्थान के जालोर बाड़मेर को लाभान्वित करती है। फिर दूसरी लाइन आती है कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है उसके बहुउद्देश्य परियोजना का हिस्सा है, और इसमें ये चारों राज्यों के बीच में विवाद रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है अपने, यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में और उनके मध्य विवाद या इन राज्यों के सहयोग से बनी हुई है तो भी ठीक। तो इसमें कॉर्पोरेशन स्टेट या शामिल राज्य ही है। नेक्स्ट, राजस्थान में लाभान्वित क्षेत्र या लाभान्वित जिले। इसमें एक बार तो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दिया गया, दोनों ही जिले ऑप्शन में थे, और क्वेश्चन दिया गया था मेन बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट, मुख्य लाभान्वित जिला कौन सा है, तो प्रायोरिटी में लेना है जालोर, और ये अगर ऑप्शन नहीं हो देना आंसर बाड़मेर। और अपने से पूछे लाभान्वित जिले कितने, तो दोनों ही बताने होते हैं, जालोर एंड बाड़मेर। राजस्थान में लाभान्वित जिले, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, और आगे डेस्क करिए लिख दो फर्स्ट जालोर देन सेकंड बाड़मेर। तो मुख्य पूछे तो आंसर हो जाएगा जालोर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा कैनाल 532 किलोमीटर। 4 5 6, 6 को 8 बना देना। तो पहले लिख देना गुजरात में 458 किलोमीटर, एंड राजस्थान में 74 किलोमीटर। तो सिंपल स्टेटमेंट नर्मदा की लंबाई 532 किलोमीटर है, तो स्टेटमेंट ठीक है। और राजस्थान के रेफरेंस में अगर लिखा जाए कि राजस्थान में लंबाई 532 किलोमीटर है तो स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान में 74 जो EORO एग्जाम में पूछा गया था, बीच में एक पेपर हुआ था ना, बाद में कैंसिल कर दिया था, फिर वापस करवाया गया था, जो कैंसिल हुआ था उस पेपर में था ये क्वेश्चन कि राजस्थान में लेंथ कितनी है, 74 किलोमीटर। गंग नहर राजस्थान में कितनी है, 2-3 केनाल हैं जो बताई हैं सिर्फ आपको। 129 टोटल थी, 17 राजस्थान में थी, 112 पंजाब की ओर। और IGNP कैनाल राजस्थान में कितनी है, 480 किलोमीटर। 445 तो मेन कैनाल मुख्य नहर, और 35 किलोमीटर फीडर भी है 204 में से। तो 445 प्लस 35 बराबर 480 किलोमीटर।
और एक सिंपल आईजीएनपी की लंबाई कितनी है, तो हमें वो नहीं देखना राजस्थान पंजाब हरियाणा, हमें बताना है 649 के 459 सॉरी 49 किलोमीटर। ये सतपुड़ा का जो पार्ट है उसमें मैकाल माउंटेन आता है, मध्य प्रदेश। ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप माउंटेन्स वगैरह के नाम। यहाँ एमपी से ओरिजिनेट होके ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है। जबकि गुजरात की ओर जैसे एंट्री होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी बनी हुई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसी क्षेत्र में एक डैम आता है, सरदार सरोवर बांध। यहाँ से जालोर बाड़मेर की ओर ये वाटर डाइवर्ट किया गया है। यहाँ जालोर में एक गांव है सिल्लू विलेज, सिल्लू गांव। सिल्लू गांव में जैसे ही राजस्थान में एंट्री करती है, वहाँ एक टेम्पल भी बना रखा है, छोटा मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर टेम्पल। नर्मदा माता को समर्पित है, क्योंकि भारत में नदियों को माता तुल्य माना गया है। जैसे अब चंबल में बना हुआ है ना, चंबल के किनारे कोटा में चंबल माता स्टेचू या जो एक मूर्ति बना रखी है हमने, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक छोटा टेम्पल बना हुआ है सिल्लू के अंदर, सिल्लू विलेज, जहाँ जालोर में इसकी एंट्री होती है। तो राजस्थान में नर्मदा का एंट्री पॉइंट कौन सा है? सिल्लू विलेज। कैनाल्स में हालांकि ऐसे एंट्री पॉइंट है वो हाईलाइट नहीं किए हुए, सिर्फ इसी कैनाल के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। तो पूछने की पॉसिबिलिटी है, गंग नहर में नहीं लिखा हुआ, आईजीएनपी में भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग इसमें लिखा हुआ तो याद रखना है। तो खास बात इस प्रोजेक्ट में एक तो ये रहेगी, यानी पूछने का तरीका इसमें ये तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि नर्मदा नहर को किस नदी से निकाला गया है। तो नर्मदा नहर को नर्मदा से निकाला गया है, तो इसका मीनिंग नदी तक क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होता। इसमें आता है कि नर्मदा नहर को किस डैम से निकाला गया है, क्योंकि नर्मदा नदी का फ्लो तो आगे कंटिन्यूस है, खंबात की खाड़ी तक है नर्मदा तो। लेकिन उसके पानी को सरदार सरोवर डैम में स्टोरेज करके फिर राजस्थान की ओर डाइवर्ट किया, राजस्थान कैनाल सॉरी नर्मदा कैनाल के रूप में। तो ये वाला हिस्सा है, ये है 458 किलोमीटर, और फिर बचा हुआ राजस्थान की ओर 74 किलोमीटर, जिसमें जालोर में कुछ लिफ्ट बनाई गई हैं। तो लिफ्ट वहां बनाई जाती है जहां हाइट पे हो, और हम वैसे भी इसको अपोजिट निकाल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की ओर से नदियां गुजरात की तरफ आती हैं, ना कि गुजरात की ओर से नदियां राजस्थान में एंट्री करती। तो कोई भी नदी हमने ऐसी नहीं पढ़ी जो गुजरात की ओर से राजस्थान की ओर फ्लो हो उसका। तो इसका मीनिंग स्लोप अपनी तरफ नहीं है गुजरात से, अपनी ओर से गुजरात की तरफ है। तो इसका मीनिंग है कि नर्मदा नहर को पहुंचाने के लिए उसके पानी के ऊपर कुछ उसके जो वाटर यूनिट्स हैं, यानी जो कैनाल की, उसको पानी को लिफ्ट करना होगा। तो उसमें 3 लिफ्ट कैनाल इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 तो आपके जालोर की तरफ है और एक बाड़मेर की तरफ। तो लास्ट में इसमें लिफ्ट कैनाल्स भी लिखेंगे। तो लिफ्ट एक तो आपके चंबल में आई है, दीपक गणेश आ सोजा, और एक आपके गंग नहर में थी, जिसमें 2 धार्मिक नाम बताए थे आपको, एक करणी लिफ्ट, एक लक्ष्मी नारायण। 2 स्थानों के नाम से थे, समीजा और लालगढ़। फिर अपने जो आईजीएनपी वाले थे वो थोड़े इजी नाम थे, कैचेटे पे, रिपीट अगेन कह और गुरु की जय। तो वो एक सीक्वेंस में हमने देखे थे उसमें। और या फिर लिफ्ट इसमें आएंगे। तो लिफ्ट आपको 4 ही जगह याद रखनी है, गंग नहर, आईजीएनपी प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट और एक नर्मदा प्रोजेक्ट। ये डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के ज्यादातर पॉइंट तो अपने ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग में जब कैनाल स्टार्ट की थी अपन ने।
तो जिसमें क्लॉकवाइज सारे कैनाल प्रोजेक्ट को इंडिकेट किया था, उसमें सबसे लास्ट में नीचे ये था। उसमें सरदार सरोवर डैम मेंशन था, नर्मदा नदी मेंशन था, शायद जालोर बाड़मेर भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में, लेकिन ये सिलू विलेज, ये पॉइंट इसमें मेंशन नहीं था। जालोर बाड़मेर तो ऑलरेडी हमने ऊपर भी लिख लिया, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट लिख चुके हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज लिखा हुआ है ऊपर जालोर बाड़मेर। ₹74 किलोमीटर। इसके बाद में लिखिए इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से विशेषताओं में लिखो। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, इसका 2008 में बनी हुई है। मुख्य लाभान्वित क्षेत्र इसमें जालोर एंड बाड़मेर, और फिर एक टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ 532 किलोमीटर। 4, 5, 6 तीन डेटा याद रखना, लेकिन 6 को लास्ट में 8 में कन्वर्ट कर लेना, प्लस 74 किलोमीटर करके 532 किलोमीटर। अब इसमें विशेषताओं में नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुजरात, से निकाला गया है। या से जल प्राप्त होता है। नर्मदा कैनाल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सरदार सरोवर डैम ब्रैकेट में गुजरात, या नर्मदा कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम गुजरात। नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध ब्रैकेट में गुजरात से निकाला गया है, या से जल प्राप्त होता है। नर्मदा कैनाल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सरदार सरोवर डैम ब्रैकेट में गुजरात, या नर्मदा कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम गुजरात। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो रिवर्स तो नहीं देंगे ऑप्शन, ये डैम देंगे, तो डैम में आंसर ये रहेगा सरदार सरोवर डैम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विशेषता में अगला पॉइंट है राजस्थान में नर्मदा पर या नर्मदा नहर पर लिफ्ट नहर है। इन राजस्थान स्टेट लिफ्ट कैनाल्स ऑन नर्मदा कैनाल। तो लिफ्ट कैनाल्स इसमें एक तो जालोर से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बना था बीच में सांचौर, तो उसके नाम से लिफ्ट है सांचौर लिफ्ट। तो ये तो जनरली एग्जामिनर नहीं देता जब पूछता है, तो इससे तो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सांचौर यानी जालोर की और एक ही नहर है नर्मदा, तो सांचौर लिफ्ट
तो बीच में हम सांचौरी लिख रहे थे, लेकिन अब वापस जालोर लिखेंगे। एक आती है इसमें भादरेड़ा लिफ्ट, एक आती है पनोरिया लिफ्ट। पनोरिया लिफ्ट। तो इसमें भादरेड़ा लिफ्ट, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट यही रहेगा जालोर। लास्ट में पनोरिया लिफ्ट, पनोरिया लिफ्ट ये बाड़मेर में। तो आगे वाले नाम थोड़े से टफ हैं। इसमें सांचौर तो स्थानीय जिला बना था बीच में, इस कारण चर्चाओं में आ गया थोड़ा। भादरेड़ा गांव में नाम होता है बादर, तो बादर से याद रखना भादरेड़ा। और पनौती जो रिया सुशांत वाली, तो पूरी पनौती तो मत लिख देना, पनोरिया लिखना है। तो आगे तो रिया ही है, लेकिन पहले पनोरिया। अब इसकी विशेषताओं में, जो नर्मदा कैनाल पे फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया, यानी भारत की किसी दूसरी नहर पे ऐसा नहीं किया गया। और ये क्या किया गया ऐसा? ड्रिप जो टेक्निक है जो हमने इजराइल से ली है, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई तकनीक। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन टेक्निक्स। इस टेक्निक को पहली बार इसके ऊपर कंपलसरी इंप्लीमेंटेड किया है, अनिवार्य रूप से लागू किया है। इसका मीनिंग ये जो नहर सरदार सरोवर डैम से राजस्थान की ओर जो निकाली गई है, इसका ओपन वाटर कोई भी किसान अपने खेत में सीधा पानी नहीं ले सकता। जैसे पहले बीच में एक जालोर में भीख जी का वीडियो वायरल हुआ था, जालोर के, वो शायद मैंने बीच में बताया भी था आपको। तो वीडियो तो नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें अभद्र भाषा का यूज किया उन्होंने। भीख जी आवाज बंद करके भी नहीं, बाद में स्वाद क्या आएगा भाई, मजा ही आवाज में है उसमें। तो भीख जी ने उस टाइम, वो शायद सुखाराम बिश्नोई या ऐसे कुछ हैं क्या, कांग्रेस के, उन्होंने क्या उनका प्रचार प्रसार किया। और जब विधायक जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो हर आम व्यक्ति को, प्रचार वाले को लगता है कि अपनी विधायक बन गए, यानी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, तो उनको भी ऐसा ही लगा। अब वो क्या किया उन्होंने, नर्मदा कैनाल में मोटर लगा कर वो पानी खेतों में सीधा दे रहे थे, खुला पानी। तो किसी ने, क्योंकि अच्छे पड़ोसी भी होते हैं हमारे, तो किसी अच्छे पड़ोसी ने सूचना दी और पुलिस तुरंत आ गई। भीख जी की हाइट ही है 6 फीट 2 इंच 3 इंच, और पुलिस वाले यूं ऊपर देख के बात कर रहे जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे खड़े आदमी से बात कर रहे हैं। और भीख जी नीचे देख के कह रहा है कि ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, बीर एंड सीर फ्रांड ढिकड़ जो भी, तो टाइटल लगा लगा के बातें कर रहे थे भीख जी। अब पुलिस वालों ने कुछ देर तो सुनी उनकी बातें, और भीख जी ने जोश जोश में आके कहा कि 5 साल ठक्के से ऐसे ही लूंगा। और उनके ले जाके वो ठक्के मारे पुलिस वालों ने। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने वो ठरा ले रखा था, इस कारण मैंने ठक्के की बात कर दी, आगे माई बाप या ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर थाने में ले जाके उनसे एक दूसरा वीडियो और बनवाया, क्योंकि एक वीडियो तो जो वायरल हुआ जिसमें पुलिस वालों को गाली दे रहे थे, एक में वो माफी मांग रहे थे। फिर है माफी वाला कौन मांग, बाद में कौन दिखाता है? कहीं पुलिस वाले ऐसे वीडियो बनवा के बाद में अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन बनवाया था उनका फिर कि माफी मांगो।
तो स्थानीय वो व्यक्ति थे जो जो कईयों ने बताया कि सर बाद में एक और बनवा था, लेकिन वो इतना वायरल नहीं हुआ। वायरल तो वो हुआ जो भीख जी ने कहा कि 5 साल ठगे से। तो इसका मीनिंग है 5 साल ठगा वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये कंपल्सन है, ये अनिवार्यता है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी कैनाल है जिसका ओपन वाटर सप्लाई नहीं हो सकता। कारण ये है क्योंकि बाड़मेर और जालोर की जमीन है, उसमें सेलिनिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपने खुला पानी देना स्टार्ट कर दिया तो साल भर के अंदर आप अपनी जमीनों को खराब कर लोगे। यानी 3 फसलें अगर आपने कर ली खुले पानी से, तो जमीन के जो नीचे सेलिनिटी है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे लूनी नदी है वो भी धरातल पे बहते बहते खारी हो जाती है वहां। तो इसका मीनिंग जमीन खराब होने की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो अपने किसी भी कैनाल में ऐसा कंपल्सन नहीं है, लेकिन इसमें अनिवार्यता है। लेकिन अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसमें ये अनिवार्यता लगभग धीरे धीरे सब में डाली जाएगी। इसका फायदा ये होगा क्योंकि एक तो आप खुला पानी देते हो, तो खुला पानी हो सकता है कि 1,000 किसानों तक उसकी अप्रोच हो खुले पानी की। और अगर आप उसी पानी को ड्रिप या स्प्रिंकलर से यूज करना स्टार्ट कर दो, तो आपके पानी का जो यूटिलाइजेशन है वो 25% ही यूज कर पाओगे आप। इसका मीनिंग 75% पानी को बचा रहे हो आप। तो 75% पानी को बचाने का मीनिंग है कि जहां 1,000 किसान जुड़े हुए हैं, वहां 3,000 किसान और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, यानी टोटल 4,000 किसान। तो मीनिंग ये हुआ कि आपका इरिगेशन कमांड एरिया बढ़ जाएगा। आपकी जो कृषि है वो 100 बीघा में हो रही है, तो वो 400 बीघा में होना स्टार्ट हो जाएगी। भले 400 में नहीं हो तो कम से कम 200-300 तो होगी। तो इसका मीनिंग है कि आपका इरिगेशन कमांड एरिया बढ़ जाता है इस टेक्निक से। और ओपन वाटर से आपका इरिगेशन कमांड एरिया या सीमित किसानों तक अप्रोच रहती, क्योंकि उसमें खुला पानी देंगे। इसका मीनिंग वाटर यूटिलाइजेशन सीमित किसानों तक ही पॉसिबल है। तो ये राजस्थान की अभी तक एकमात्र ऐसी नहर है जिसपे ये अनिवार्यता लागू है। आने वाले टाइम में ऐसा परवन भी ऐसा बनाया जा रहा है। एक धौलपुर में चंबल लिफ्ट प्रोजेक्ट है, वो भी ड्रीप पे बन रहा है, लेकिन वो प्रस्तावित है, बने नहीं है। तो आरएस 2018 में और भी बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर कौन सी जिसपे बूंद 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 एवं फवारा तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया, तो वो केवल नर्मदा है अभी तक। तो इसमें लिखे लास्ट पॉइंट, नर्मदा कैनाल इज द ओनली कैनाल ऑफ राजस्थान स्टेट। नर्मदा कैनाल इज ओनली कैनाल ऑफ राजस्थान स्टेट। नर्मदा नहर राजस्थान की एकमात्र नहर है। नर्मदा कैनाल इज ओनली कैनाल ऑफ राजस्थान स्टेट on which drip and sprinkler irrigation techniques are compulsory implemented. On which drip and sprinkler irrigation techniques are compulsory implemented. नर्मदा नहर राजस्थान की एकमात्र नहर है जिस पर बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई तकनीक अनिवार्य रूप से लागू है। जिस पर बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई तकनीक अनिवार्य रूप से लागू है। तो सिंचाई में या इरिगेशन में सबसे बेस्ट टेक्निक तो ड्रिप होती है। ड्रिप में सिर्फ प्लांट के ऊपर ही पानी जाता है। स्प्रिंकलर में थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाता है पानी, जैसे खेतों में अपने फव्वारे चलते हैं तो इधर उधर भी पानी गिरता है थोड़ा बहुत। तो सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए तो वो ड्रिप होती है, जिसमें बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, आर कंपल्सरी इंप्लीमेंटेड। तो इसके साथ हमने चैप्टर के अंदर जो सिंचाई वाला पार्ट चल रहा था, यानी सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, वहां पर एक पार्ट लिखा था सिंचाई परियोजनाओं के साथ बहुउद्देश्यीय परियोजना, और फिर उसका डेफिनेशन। और जवाहरलाल नेहरू जी का जो आधुनिक भारत के मंदिर के साथ इन प्रोजेक्ट्स को हमने स्टार्ट कर दिया था, ये बताते हुए कि इंडिया में फर्स्ट कौन सा है, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा है मल्टीपर्पज, राजस्थान में कौन सा है। फिर इन प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हमने राजस्थान की कुछ नदियां हैं या बाहरी राज्यों की नदियां, उस पर रिवर वैली प्रोजेक्ट नदी घाटी परियोजना के रूप में कंप्लीट किया। फिर कुछ बची हुई बहुउद्देश्य परियोजना को हमने कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया। तो अब हमारा जो कैनाल वाला जो चल रहा था ये कंप्लीट हो गया। तो ये दो पार्ट थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब राजस्थान में इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है अन्य परियोजनाएं, अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं
तो लास्ट में सही थर्ड पॉइंट है क्या, थर्ड या फोर्थ पॉइंट होगा। सर लिफ्ट कैनाल काम कैसे करती हैं? अपने जो घर पे जो टंकी होती है उस टंकी ऊपर होती है, और एक पानी का टैंक होता है जो नीचे होता है। पानी के टैंक से और घर के ऊपर जो टंकी रखी है उसमें पानी ऊपर कैसे पहुंचता है, वैसे ही करती टेक्नोलॉजी। वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स, पंपिंग स्टेशन लगा हुआ होता है, वो पंपिंग स्टेशन पानी को पंप करके ऊपर पहुंचाता है। भाई ऐसा तो होता ही नहीं ना, अपने घर वाली जो टैंक है पानी का उसमें से बाल्टी भर भर के अपन ऊपर पहुंचा के आए, और पूरी भरने के बाद में नीचे आवाज देंगे आ रहा है क्या पानी। पनामा एवं स्वेज नहर के बारे में बताओ, उसमें पानी कैसे लिफ्ट होता है, उसमें चैनल्स बने हुए हैं। स्वेज और ये पनामा, आपको उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक पार्ट दिया हुआ आपके, इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स या परिवहन जलमार्ग दिए हुए हैं आपके। तो ओशियनिक जो आपके जलमार्ग हैं वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसमें करवाएंगे, उसमें लिखवाएंगे कि विश्व की सबसे वेस्ट नहरों में से किसको माना जाता है, स्वेज। पनामा का इंपोर्टेंस थोड़ा कम है क्योंकि इसमें वाटर चैनल्स हैं, तो उन चैनल्स के थ्रू यानी पानी एक ही स्तर में, एक समुद्र में थोड़ा हाइट पे होता है, एक तरफ कम होता है, तो उस पानी के लेवल को धीरे धीरे उठाया जाता है। तो उसमें चैनल बने हुए हैं अलग अलग, पंपिंग करके पानी को उठाया जाता है, दूसरे चैनल में डाला जाता है। तो इधर से जैसे नाव आगे वाले में जाएगी तो फिर आगे वाले चैनल का पानी फिर और उसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, उसमें पानी डाल के, तो नाव का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो आगे वाले पानी से वो लिंक हो जाएगी, फिर उसके पानी के इस लेवल को फिर ऊपर उठाया जाएगा। तो इस तरीके से चैनल्स में पानी के लेवल को ऊपर उठाया जाता है। तो उसके जो नाव एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उस चैनल में पानी डाल के उस पानी के लेवल के साथ उसको ऊपर उठाया जाता है। जो भी आपका जलयान है उसको नेक्स्ट चैनल तक पहुंचाया जाता है। तो चैनल यूनिट कैसे बनी होती है वो यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखोगे तो उसमें वो दिखाई देता है आपको कि इस तरीके से चैनल्स बने हुए हैं। तो अपना टॉपिक ही नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक। भाई मैं बिना टॉपिक वाली चीजें क्या क्या दिखाऊं आपको यूट्यूब पर? आप बहुत सारी चीजें देखते हो, उसके साथ ये भी देख लेना। स्वेज एंड पनामा चैनल, इसमें पनामा चैनल करके ये डालना, उसमें आ जाएगा आपका टॉपिक। मैंने बता दिया है इस तरीके से, और बाकी इंतजार करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां या तो बता देंगे आपको वीडियो से, या आप इतनी अप्रोच तो खुद भी लगा ही सकते हो। तो लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? अदर डैम प्रोजेक्ट्स, अन्य परियोजनाएं या अन्य बांध परियोजनाएं। तो अदर प्रोजेक्ट्स हैं या अदर जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तरफ तो इसमें परियोजनाएं रहेंगे आपकी, और आगे इसमें रहेंगे डिस्ट्रिक्ट या जिले या लाभान्वित क्षेत्र, लिख दो चाहे। एक तरफ परियोजना और सामने इसमें डिस्ट्रिक्ट्स। परियोजना जो अपने हैं उसमें मोस्टली प्रोजेक्ट अपने अरावली और अरावली के ईस्ट में आएंगे। रीजन अपने समझ में आ गया, क्योंकि अपने जो भी डैम प्रोजेक्ट या बांध परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो किस पे बनाई जाती हैं? रिवर्स पे बनाई जाती हैं, नदियों पर। और नदियां हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं? ये नदी वाले चैप्टर में लिखवाया था कि राजस्थान की जो नदियां मानसून पे या सीजनल रिवर्स हैं, मौसमी नदियां हैं जो मानसून या वर्षा पर आधारित है। तो इसका मीनिंग है कि बांध बनने की पॉसिबिलिटी वहां है जहां रिवर्स हैं, और रिवर्स वहां अधिक है जहां मानसून की पॉसिबिलिटी अधिक।
तो अभी मैंने बताया कि राजस्थान में डैम प्रोजेक्ट अरावली और अरावली के ईस्ट में अधिक है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में आप देखोगे तो बड़े डैम बहुत कम या बहुत रेयरली बने हुए हैं। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में ले दे के एक बहुत बड़े डैम की अगर हम बात करें तो वह है जवाई बांध। बाकी है लेकिन उतने बड़े डैम नहीं है, जवाई बांध की तरह नहीं। पश्चिमी राजस्थान में कैनाल प्रोजेक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। गंग कैनाल, आईजीएनपी कैनाल, राजीव गांधी सिदमो कैनाल, शेखावाटी के लिए यमुना नहर। शेखावाटी भी अरावली के पश्चिम में ही आता है। सॉरी, यमुना कैनाल, यमुना लिंक कैनाल ये भरतपुर में आता है, ईस्ट में आती है। भरतपुर कैनाल ये भी भरतपुर में आती है। इसका तो नाम ही ईआरसीपी है, ईस्टर्न राजस्थान के लिए प्रोजेक्ट। फिर अपने यहाँ जालोर बाड़मेर वाला प्रोजेक्ट, नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट, ये भी पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान है उसमें कैनाल प्रोजेक्ट्स आपके अधिक बने, नहरी परियोजनाएं अधिक बनी हुई है, जबकि डैम प्रोजेक्ट्स आपके अरावली और अरावली के ईस्ट में अधिक बने हुए हैं। जैसे मेन टारगेट अपने हाड़ौती के आसपास के होते हैं। आपको रिवर्स वाले चैप्टर में याद होगा मैंने सबसे ज्यादा नदियां किस डिवीजन में लिखवाई थी, संभाग में लिखवाई थी? कोटा डिवीजन में। जिले में लिखवाई थी चित्तौड़। और मैक्सिमम रिवर्स इन विच डिवीजन, डिवीजन के तौर पे कोटा। तो दो फैक्ट लिखे थे हमने, सर्वाधिक नदियां डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ और डिवीजन कोटा। तो अपने कोटा जो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनमें अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। यानी अभी जो परियोजनाएं हम लिखने वाले हैं उसमें 50% परियोजनाएं लगभग इन 4 जिलों में लिखेंगे। अब इसमें परियोजना में सबसे पहले अपन कोटा संभाग को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कोटा वाले देख लेते हैं मेन प्रोजेक्ट। कोटा ही बाद में इसी संभाग का दूसरा डिस्ट्रिक्ट बूंदी कवर करेंगे। बूंदी के बाद में बारह और एक लास्ट में बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट झालावाड़। तो पहले कोटा वाले पार्ट में कौन कौन से हैं? तो इन परियोजनाओं में एक साइड में जहां प्रोजेक्ट आपने लिखा है, तो इन परियोजनाओं में एक तो सबसे नव प्रोजेक्ट, नव यानी नया प्रोजेक्ट, जो कि किस नाम से है? नवनेरा, जो ईआरसीपी में भी हमने लिखा है। चंबल नदी में भी ये स्थान लिखा था अपने, नवनेरा बैराज। किस नदी पर? काली सिंध। ये लगभग 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट ने अभी ओपन किया था लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तब 2024 में। डिस्ट्रिक्ट में इसमें रहेगा कोटा। हालांकि लाभान्वित क्षेत्र में इसके कमांड एरिया में कोटा, एंड अगर दूसरा लिखना चाहो तो बूंदी। बाकी इसके लोकेशन जो स्थिति है वो कौन से जिले में है? कोटा। अगर अकेला जिला ऑप्शन में या दोनों ऑप्शन में अलग अलग लिखे हुए हैं और हमें प्रायोरिटी में एक ही जिले को आंसर मानना है तो आंसर रहेगा कोटा। या इससे लाभान्वित जिले कौन से होंगे? तो इसमें कोटा एंड बूंदी। बूंदी से लिंक किया गया, मेज बांध से इसको जोड़ा जाएगा। तो इसमें एक तो ये नव वाला याद रखना, नव यानी नया बांध जो बना है। स्थान का नाम है वैसे तो ये नवनेरा। नवनेरा बैराज, ब्रैकेट में काली सिंध, कोटा, बूंदी। कोटा को अंडरलाइन कर दीजिए, कोटा को राइट टिक कर देना इसमें। यस। थैंक यू। सर, सिंधु जल समझौता रद्द होने से आईजीएनबी में पानी की मात्रा में वृद्धि होगी। ऑफलाइन स्टूडेंट, आगे क्या लिखा है ये? आरएस बनूंगा जल्दी, किसी और ने लिखा है आरएस बनूंगा जल्दी। क्या सागर या शावर गुर्जर? कौन है? या तो मेरे को लग रहा है किसी के ठप्पा लगा दिया आप लोगों ने। वैसे कौन है सावर गुर्जर? आप हैं? सिंचाई की टपकन विधि क्या? टपकन विधि यही है, ड्रिप। पाइपलाइन है उसे
पानी इस तरीके से गिरेगा तो इसको अपन, भाई बीमार होते हैं तो डॉक्टर ये थोड़ी ना कि जो उस बोतल वोटल में जो ग्लूकोज वगैरह होता है वो जैसे ही ऊपर से खोलता है यूं नसों में तुरंत थोड़ा ना दौड़ता है, उसमें एक एक बूंद यूं गिरती है ऊपर से, ड्रिप, टप टप टप। तो ये है टपकन विधि। तो पानी टप टप है। तो एक तो नवनेरा। अब जो नव से याद रखना है कि वहां एक नया बच्चा कोटा के अंदर एडमिशन लेने के लिए गया, आईआईटी या मेडिकल उनमें से किसी में, नाम था हरीश चंद्र। अब हरीश चंद्र है, वो लॉकडाउन में राजा हरीश चंद्र की तरह लंबे लंबे बाल किए हुए था। अब उसका जैसे ही एडमिशन करवाया हरीश चंद्र का, तो घर वालों की समझ में आ गया कि अब इसके बाल भी कटवाने जरूरी हैं, वरना हरीश चंद्र से या तो किताबें संभलेंगी या बाल ही संभलेंगे। तो जैसे उसका एडमिशन करवाया तो घर वाले बाद में लेके गए कोटा में, गोपालपुरा आता है जैसे जयपुर में आता है ना गोपालपुरा बाईपास, तो वहां उसको लेके गए गोपालपुरा, पहले एडमिशन करवाया फिर गोपालपुरा। तो एक परियोजना इसमें आती है गोपालपुरा, कि हरीश चंद्र का एडमिशन करवाया, नव हरीश चंद्र का, फिर उसको गोपालपुरा ले जाके नाई की दुकान पर बैठाया, फिर नाई की तरफ इशारा किया, साफ। तो गोपालपुरा ले जाके उसकी क्या निकलवा दी, वैसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो एक बार तो फील वही आएगा, टकली। तो टकली नहीं तकली। तो वहां गोपालपुरा ले जाके उसकी टकली निकलवाई। और बच्चों की जैसे ही, भाई उनकी इच्छा तो होती है बाल बड़े बड़े रखें, लेकिन घर वाले कई बार ज्यादा कटवा देते हैं तो उनको रोना आता है फिर। तो हरिश्चंद्र को जैसे गोपालपुरा ले जाके उसकी टकली निकलवाई तो उसकी आंखों से निकला सावण भादो। सावण भादो, जैसे सावण और भादवे में बादल बरसते हैं, वैसे उसकी आंखों से आंसू बरसे। अपने बारिश किस महीनों में अधिक होती है, सावन और भादवे में। तो टकली निकलते ही आंखों से क्या निकला, सावन भादो। और सावन भादो निकलते ही आंखें क्या हुई, आली। आंखें नम हुई, नम का मीनिंग आली हुई। तो आली से याद रखना आलनिया। आलनिया एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर। अब ये मत कर देना कि सावन भादो निकलते ही आंखें हुई गीली और गिलनिया। तो अपने अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं निकालने हैं, तो थोड़ा बहुत इन शब्दों को रटना भी पड़ेगा आपको। तो आली से आलनिया। तो ये हरीश चंद्र की दुख भरी पूरी कहानी ये अपने कोटा से जुड़ी हुई है। तो ये सारे प्रोजेक्ट अपने कोटा के हैं, सिवाय नवनेर है उसका विस्तार थोड़ा, बैराज तो वो मेन कोटा में ही है, लेकिन लाभान्वित क्षेत्र उसमें कोटा एंड बूंदी दोनों रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इन सब में कॉमन रहेगा आपका कोटा। हरिश्चंद्र, गोपालपुरा, तकली प्रोजेक्ट। कौन सा, ये डैम ऊपर वाला बैराज यूनिट है, हरिश्चंद्र बांध, गोपालपुरा बांध, ये लेकिन प्रोजेक्ट के रूप में लिख रहे हैं अपन। चाहे बैराज हो चाहे बांध हो, दोनों प्रोजेक्ट या परियोजना होती है। तो जरूरी नहीं एग्जाम में हमेशा जो यूनिट एज इट इज वही परियोजना शब्द भी आ सकता है। नवनेरा परियोजना किस क्षेत्र में, तो हम तो ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, प्रोजेक्ट्स परियोजना के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन कुछ में जो फेमस टाइटल हैं वो लगा रहे हैं, जैसे नवनेरा का बैराज टाइटल ज्यादा प्रसिद्ध है, तो नवनेरा परियोजना या नवनेरा बैराज। सावन भादो और लास्ट में आलनिया। तो इसमें अधिकांश चंबल के कुछ नाले हैं, उन नालों पे बनी हुई है, जैसे आलनिया एक प्रोजेक्ट एक परियोजना है, एक नाले के रूप में उसके पानी को ही रोका हुआ है। तो इसका मीनिंग इनमें कोई विशेष नदियां नहीं है, जिसमें नदियां होती हैं उसमें हम मेंशन कर देंगे, जैसे ये नवनेरा है उसमें नदी कौन सी है, काली सिंध। तो उनमें रिवर्स भी याद रखनी।
डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक सब में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कोटा लिख दीजिए। स्टार्टिंग वाले में कोटा के साथ बूंदी भी लिखना है। फिर नंबर 6 के बाद नंबर 7 से बूंदी की और कुछ प्रोजेक्ट हैं अपने। बूंदी की ओर है। किसने आगे कहा? जीजे। जीजी सीएम बनी। जीजी क्या बनी है? सीएम। तो जीजे ने खुश होके क्या कहा? तो बांटो बूंदी। क्या बांटनी है? तो ये सारे प्रोजेक्ट बूंदी के हैं, जिसमें जी जे में जिग जैग डैम, जिग जैग बांध, जिग जैग डैम। जैसे जैत सागर जो एक झील के रूप में भी आता है और बांध के रूप में भी मानते हैं। ये लेक्स में भी करवाया था मैंने आपको। जब बूंदी में लिखवाई थी कनक सागर, नवलखा, जैत सागर, उसमें भी जैत सागर शब्द था। जी से नेक्स्ट गूढ़ा। जी से गरदड़ा। सी से चाकन। चंबल की सहायक नदियों में एक नाम लिखा था अपने, चाकू। चाकू में चा से चाकन। एम से मेज। मेज डैम है और इसी को ही अब बड़ा करके बैराज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेज बांध। तो जी सीएम। तो ये वाले प्रोजेक्ट अपने बूंदी के हैं। तो जी में जिग जैग डैम, जैसे जेत सागर डैम। जी और जी में दो मीनिंग है, जी एक गुढ़ा है और एक जी गरदड़ा है। गरदड़ा प्रोजेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो गरदड़ा को राइट टिक कर देना है इसमें। यानी पुराने एग्जाम्स में जो कई बार रिपीट हुए हैं उसमें से एक गरदड़ा भी है। अब ये तो भरोसा नहीं ना एग्जामिनर क्या पूछे इसमें। सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया तब रविंद्र जी पानी को बाड़मेर की तरफ उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे थे, तो वह किस प्रकार बाड़मेर तक पहुंचेगा? बाड़मेर वाले मटका लेकर जाएंगे। हरिके बैराज में एक एक जना मटके में पानी भरकर बाड़मेर तक लाएगा। भाई बाड़मेर में पानी किससे पहुंच रहा है ये बताओ। अभी तक आपको मैंने जितने कैनाल प्रोजेक्ट बताए हैं उसमें कौन सा ऐसा कैनाल प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर तक आ रहा है? तो आईजीएनबी के थ्रू पहुंचेगा। अब आप जैसे सिंधु समझौते बार बार पढ़ रहे हो कि रद्द हो रहा है, तो न्यूज़पेपर में बार बार आ भी रहा है कि जो चिनाब वगैरह, सिंधु वगैरह, इनका पानी डाइवर्ट होगा हरिके बैराज की तरफ, और हरिके बैराज के थ्रू उसका राजस्थान को लाभ किस में मिलेगा? आईजीएनपी के अंदर। लेकिन ये खबरें अभी जितनी आसानी से चल रही हैं उतना आसानी से वहां डैम बनाना पॉसिबल नहीं है। वहां डैम बनाने में भाखड़ा नांगल जो बनाया गया, तो भाखड़ा नांगल तो एक छोटी नदी है, सतलज नदी है, जबकि उनकी भी जो एक विशालकाय नदी है हम उसकी बात कर रहे हैं, सिंधु नदी। और सिंधु की ओर डैम प्रोजेक्ट बनना उस साइड में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस साइड में सिंधु बहती है वहां सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा है, अवसादी चट्टानें बहुत ज्यादा हैं। जहां डैम पता चले कि हमने बनाया और पानी का स्टोरेज जैसे ही किया तो उसका जो बॉटम पार्ट है वो नीचे धंस गया। इसका मीनिंग है जहां सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें होती हैं वहां बांध का नीचे धंसना पॉसिबल है। तो जिस समय नेहरू जी के समय बातें की गई कि सिंधु वाले पानी को हम इस साइड में कम रोक पाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज कम है। तो जियोमॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट ने उस टाइम भी स्टडी की थी चट्टानों की, हम कितना रोक सकते हैं, कि 20% रोक लेंगे तो भी काफ़ी है। अब अगले 100 साल तक, 200 साल तक ये पॉसिबिलिटी कि हमें इतना पानी लगभग पर्याप्त होगा।
तो उसके अकॉर्डिंग ये बातें हुई। और नीचे वाली नदियों में, जो हमारे मैदानी भागों में, उसमें हम पानी 80% ले लेते हैं। तो मैदानी भागों की कुछ नदियां हैं, जैसे व्यास है, सतलज है, तो उसमें अपने को पानी की अवेलेबिलिटी, जैसे व्यास का तो कंप्लीट हमारे पास ही है, व्यास इंडिया से निकल के इंडिया तक ही समाप्त हो जाती। तो इसका मीनिंग वो तो हमारे लिए केवल, सतलज का 80% पानी हमारे लिए, जबकि सिंधु में हमने उल्टा किया था, 80 पाकिस्तान को दिया था और 20 हमने लिया था। ये आपके एक आईआर वाला पार्ट आएगा, उसमें पढ़ेंगे आप। और बाकी अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने बनाने में, राजस्थान की तरफ डाइवर्ट करने में, भाखड़ा नांगल को जिस समय पॉलिटिकली बैरियर्स इतने नहीं थे, राजनीतिक उस समय यह था कि ये एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो एक प्रोजेक्ट ही टारगेट होता था। तो इसलिए उस प्रोजेक्ट में जी जान से गवर्नमेंट लग के और उसको जल्दी बनाने का प्रयास करते। भाखड़ा नांगल को बनाने में 10 साल लगे, और अब किसी बांध को बनाने में कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। तो ये जैसे डाइवर्ट करेंगे तो न्यूज़पेपर में इसके बारे में खूब सारे आएंगे। अभी तो ये बातें चल रही हैं, सिंधु के अतिरिक्त पानी को इसमें डाला जाएगा, फिर उसे डाइवर्ट करके इसको हरिके बैराज तक लाया जाएगा, हरिके बैराज से राजस्थान की आईजीएनपी कैनाल को पानी की सप्लाई होगी। ये बार बार हर 10वें 15वें दिन अपने न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो ये बात वैसी हो गई कि सरकार ने कहा कि हम आरएस के, कहा नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, कि हम आरएस के 1000 पद निकालेंगे। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को लगा कि बहुत दिन हो गए शांत बैठे, क्या करें, धरने पे बैठ गए कि वो 1000 पद नहीं निकाले, निकालो। तो इसका मीनिंग है कि इसमें कोई पॉलिटिकली अप्रोच नहीं है। वैसे भी किसी भी क्षेत्र का कोई नेता है तो उसके दबाव में गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, या उसके कहने पे नहीं निकालने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, तो किसी भी नेता के दबाव में ये नहीं आने वाले। और बीजेपी, भाई ये नहीं करा कि ये किसी के भी यूं, बीजेपी है तो किसी के दबाव में नहीं आती, सीटें थोड़ी सी कम आती और दबाव में आती फिर। तो इसमें उद्देश्य क्या था आपका, पूछना था, या व्यक्तित्व का नाम है वो ऊंचा करना था? पूछना ही था। तो ये अभी कल परसों एक बूंदी का डैम पूछा था किसी स्टूडेंट ने मेरे से, कल भी अपन डिस्कस कर रहे थे, नीचे खड़े हो गए। कौन पूछ रहे थे? एक डैम के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन। नहीं नहीं, मेज के बारे में नहीं, कुछ और था। नहीं, एक जना नहीं था, 2 जने थे। वो चिट्ठी मेरे पास 2 बार आई थी, एक दिन पहले भी आई थी। आप में से किसी ने पूछा था, आप ही थे क्या? नहीं, मेज मेज रिवर पे था बांध तो। अब बांध का नाम क्या पूछा था वो ध्यान नहीं है मेरे। सुख सागर था क्या? शिव सागर, हाँ। शिव सागर एक डैम है जिसकी फेम इतनी नहीं है जैसे कि मेज रिवर है। उस मेज रिवर पे ये शब्द हालांकि आप पढ़ोगे, जब हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, तो राजस्थान के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में लगी थी, बूंदी के अंदर। तो एक अपने लाखेरी प्रोजेक्ट भी आता है, लाखेरी बांध आता है, ये अपने बूंदी में ही बना हुआ है। और एक अपने शिव सागर, वैसे भारत का शिव सागर जो प्रसिद्ध डैम है वो तो महाराष्ट्र में आता है, कोयना रिवर पर आता है। लेकिन राजस्थान में भी एक शिव सागर बना हुआ है, वो शिव सागर मेज नदी पर आता है। तो ये एक दो आप और लिखना चाहें बूंदी में, तो लास्ट में ये ऐड कर सकते हैं, लाखेरी और एक नेक्स्ट शिव सागर, दोनों ही मेज नदी पर हैं। तो आपने लास्ट में लिखा था ना, मेज, मेज बांध, फिर लाखेरी डैम, लाखेरी बांध, उसके बाद में नेक्स्ट शिव सागर। तो मेज डैम में भी मेज नदी है, लाखेरी में भी मेज रिवर है, शिव सागर में भी मेज रिवर। तो अब हो सकता है कि गवर्नमेंट इन तीनों के पानी को, जो पानी है उसको लेके अब मेज बैराज बना रही है। बैराज यानी जो बड़ी वाटर यूनिट जहां से सप्लाई पानी अधिक होगा। लाखेरी, शिव सागर। तो ये लास्ट वाले एक दो हैं आप।
इनको तो ये तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप इंडस्ट्रीज पढ़ोगे उसके बाद याद हो जाएगा, ये एक रट लेना आप। क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक एग्जाम में आ जाता है, बाद में वो एक दो एग्जाम में और रिपीट कर दिया जाता है। जैसे अभी आपके आरएस में क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, अब नेक्स्ट ईयर आपका जैसे सीईटी का एग्जाम होगा, उस सीईटी के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन वहां से रिपीट होंगे आपके, आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाएंगे, ज्योग्राफी में भी आ जाएंगे, ये ट्रेंड बना हुआ है ऐसा कि आरएस में क्वेश्चन आए हैं उनको सीईटी के एग्जाम में भी दो तीन क्वेश्चन को। इस बार तो जो सीईटी एग्जाम हुआ था, आरएस पिछला जो हुआ था, उसमें ज्योग्राफी के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट किए इन्होंने, पिछली बार भी ऐसा किया था इन्होंने। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, किसी एक एग्जाम में आ गया है और उस क्वेश्चन को पहले नहीं पूछा गया तो उसको एक दो एग्जाम में और पूछ लो फिर। तो इस कारण इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी किसी एग्जाम में पूछा है, फेम तो नहीं है डैम की, फेम है वो शिव सागर महाराष्ट्र वाली की, वो कोयना रिवर पे बना हुआ है, जिसपे बांध के टूटने से भारत में एकमात्र भूकंप माना जाता है कि बांध जनित भूकंप, यानी डैम के टूटने से, दीवार के गिरने से जमीन हिल गई थी और पास की इमारतें गिर पड़ी। तो इसमें एकमात्र एग्जाम्पल अपने कोयना डैम है, जो बांध के टूटने से जिसमें अर्थक्वेक या भूकंप उत्पन्न हो गया था। क्योंकि भूकंप वैसे तो देखा जाए तो एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कुछ स्थानों पे ये जनरेट भी होती है। जैसे कहीं ऑटोम बम ब्लास्ट कर दो, कहीं बहुत तेज ब्लास्ट होने वाली मिसाइल गिरा दो, अभी आ रहा था ना तुर्की में भूकंप आए, तो इसका मीनिंग इजराइल ने, जिसके अंदर बहुत ज्यादा या तो विस्फोटक पदार्थ डले हुए थे, वो वाली बॉलिस्टिक मिसाइल उनके ऊपर जगह जगह पे डाली, जिससे कुछ जगह कृत्रिम भूकंप आ गए। तो अर्थक्वेक हमेशा ये नहीं होता कि नेचुरल अर्थक्वेक होता है, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक भी होते हैं। जैसे दीपावली के पास अपने कई अच्छे पड़ोसी होते हैं, सूतली बम लाते हैं, वो अपने वाले घर के सामने लाकर, और वैसे जैसे यूं इमारत हिलती है ना, सूतली बम बसता है, उसमें भी एक बार कंपन होता है हल्का सा, और फिर अपन बाहर निकल के आते हैं और वो पड़ोसी तुरंत अपने घर में, और वो भी अपने साथ ही आता है कि किसने बजाया बताओ। टाइम हो गया क्या?